अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होती हैं। कंपाउंड्स containing coordinate bonds typically between a central metal atom and a number of other atoms और groups, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और दी अदर एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आगे हम देखेंगे वर्नर थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, कि वो क्या होती है। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ट्रांजिशन मेटल्स पोसेसेस टू टाइप्स ऑफ द वैलेंसीज। जो वर्नर थ्योरी थी उसको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, और इसकी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी वैलेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेबल वैलेंसी। इट इज़ सेटिस्फाइड बाय ओनली एनाइंस। एंड इसका सेकंड पॉइंट है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस वाइल राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कम्प्लेक्स, जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। और क्या है ये आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है, मतलब ये आयंस में चेंज हो सकती है, इस वैलेंसी को बोलते हैं कि। और ये एनाइंस में प्रेजेंट है, मतलब इसमें अनाइंस बन सकते हैं। और जो सेकंड है वो है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इट इज़ सेटिस्फाइड बाय एनाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और रेयरली विद कैटाइंस। द ग्रुप्स सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी आर कॉल्ड लिगेंड्स, उसको क्या बोलते हैं हम, लिगेंड्स। द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट लाइंस while writing the structure of the complexes। मतलब सेकेंडरी वैलेंसीज क्या हो सकती है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और कैटाइंस दोनों को रिप्रेजेंट कर सकती है। और क्या हो सकती है, इसको लिगेंड्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसमें जो डॉटेड लाइंस है ना उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वैलेंसी। और जो इसमें लाइंस बनी होती है ना सीधी सॉलिड लाइंस, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी। ठीक हो गया। मतलब इस स्ट्रक्चर से हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डॉटेड लाइंस क्या हैं और जो सिंपल लाइंस सॉलिड लाइंस बनी हुई हैं, इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम देख सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी हो सकती है किसी भी कंपाउंड किसी भी स्ट्रक्चर में, और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी हो सकती है। आगे हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रिटेन इन बोथ द फ्रॉम सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। They will remain as well as liquid, and they will remain as a compound in the aqueous state and does not dissociate into ions। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होती हैं कि ये रिमेन करते हैं एक्वस स्टेट को, मतलब वाटर वाले को, और ये डिसोसिएट इनटू आयंस, मतलब आयंस में डिसोसिएट ये नहीं हो सकते। एंड ये क्या होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में ही हो सकते हैं। और ये मतलब क्या है कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं ना, कोऑर्डिनेशन की प्रिपरेशन को, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, इसके हम एग्जांपल देखते हैं। K4FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक एग्जांपल है। इसकी दूसरी जो एग्जांपल है वो है K3FeCN6, ये इसकी सेकंड एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक हो गया। मतलब इस एग्जांपल्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। मतलब हम इसकी प्रिपरेशन को देख रहे हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो ये इसकी चंद एक एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। आगे हम चलते हैं, तो आगे हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एग्जांपल्स के थ्रू हम कोई भी स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेट स्फीयर। A coordination entity constitute a central metal atom or ion bounded to a fixed number of ions or molecules. It is enclosed in a square bracket. इसको square bracket से enclosed किया जाता है and is collectively termed as the coordination sphere. coordination sphere होता है ये। The ionizable groups are written with outside the bracket, मतलब outside of bracket and are called the counter ions। मतलब जो आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन इन दी आउटसाइड ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे काउंटर आयंस। काउंटर आयंस क्या हो सकते हैं, जो आयोनाइजेबल भी होते हैं। इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ये भी एग्जांपल है
FeCN6, ये इसकी एक एग्जाम्पल है। और एक इसकी एग्जाम्पल है K3FeCN6। आगे हम चलेंगे तो इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप एक स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं कि वो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर का आपको अच्छे से पता चल गया कि वो क्या हो सकती हैं, मतलब ऐसे सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाउंडेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ द आयंस और मॉलिक्यूल्स, मतलब बाउंड भी कर सकते हैं आयंस और मॉलिक्यूल्स को। इट इज़ इनक्लोज्ड इन द सिक्योर ब्रैकेट, यही हम बात कर रहे हैं कि ये सिक्योर ब्रैकेट में होते हैं। सिक्योर क्या होता है, जो मतलब जिसके ऊपर 2 होता है पावर में, सिक्योर ब्रैकेट, और उसको एक गोल दायरा भी कहते हैं। एंड इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या होगा, ये द आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड आर कॉल्ड द काउंटर आयंस। काउंटर आयंस भी इसको बोलते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, कि वो क्या होते हैं, आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं और ये आउटसाइड द ब्रैकेट होते हैं, और इसको हम काउंटर करंट भी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। अब इसकी एंटिटी की एग्जांपल है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की एग्जांपल, इसमें क्या हो सकता है, COCl3 NH3 और 3 is a coordination entity in which the cobalt ion is surrounded by 3 ammonia molecules। कोबाल्ट क्या है, सराउंडेड है 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स और 3 क्लोराइड आइंस और अमोनिया के सराउंडेड में जो है कोबाल्ट आइंस। ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी की एक सिंपल सी एग्जांपल। नेक्स्ट भी हम इसकी और भी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल एटम और आइंस, ये क्या होती हैं, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आइन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आइंस ग्रुप्स आर बाउंड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है कि हमें एक सेंट्रल एटम दे दिया जाता है, उसके थ्रू हमने देखना होता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से उसके साथ अटैच्ड है, और हमें उसका पता ही है कि उसकी वैलेंसीज क्या होती है। मैंने एक स्ट्रक्चर भी पहले बताया है कि उसमें डॉटेड लाइंस होती हैं, उसमें सॉलिड लाइंस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये होता है एक सेंट्रल एटम और आइंस की डेफिनेशन कि वो क्या होती है। एटम और आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आइंस और ग्रुप्स, जो एक फिक्स नंबर के आइंस और ग्रुप्स को डिस्कस करती हैं। और आगे हम बात करेंगे लिगेंड्स की। लिगेंड्स क्या होती है, ये स्पीशीज़ होती हैं विच डोनेट लोन पेयर, जो लोन पेयर को डोनेट करती है। इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज लिगेंड्स, और इलेक्ट्रॉन पेयर को भी डोनेट करती है, उसको बोलते हैं हम लिगेंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल फॉर डोनेशन लिगेंड्स आर क्लासिफाइड लिगेंड्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पर जो अवेलेबल फॉर डोनेशन के लिए होती हैं लिगेंड्स, उनको हम कहते हैं क्लासिफाइड लिगेंड्स। ठीक हो गया, मतलब क्लासिफाइड लिगेंड्स क्या होती हैं। अब हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, द कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाउंड विद ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स, जो ओनली वन काइंड्स ऑफ लिगेंड्स होती हैं, उसको बोलते हैं हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इट इज़ कॉल्ड दी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, इसको हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, जिसमें हम पहले लिगेंड्स की डेफिनेशन देख चुके हैं कि लिगेंड्स होते क्या हैं। तो इसमें ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स होता है, उसको बोलते हैं हम होमोलेप्टिक। अब हेट्रोलेप्टिक क्या, द कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाउंड विद मोर देन वन काइंड ऑफ द लिगेंड्स, मतलब उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें एक ही काइंड ऑफ लिगेंड्स है, और इसमें क्या है, इसमें 2 काइंड्स ऑफ और मोर देन काइंड्स ऑफ द लिगेंड्स होंगे, इसको हम बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की आपको आई होप अंडरस्टैंडिंग होगी कि होमोलेप्टिक में ओनली वन लिगेंड्स प्रेजेंट होता है, और जो हेट्रोलेप्टिक होता है उसमें 2। अब हम रूल्स देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। द अनाइन इज नेम्ड आफ्टर द कैटाइन, जो अनाइन होता है वो कैटाइन के बाद ही आता है। द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज रिटन एज वन वर्ड एंड नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्टार्टेड विद अ स्मॉल लेटर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, मतलब जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूल्स लिखेंगे, उसकी नेमिंग करेंगे, तो वो किस तरह करेंगे, पहले अनाइन लिखेंगे, आफ्टर कैटाइन लिखेंगे, और
उसका दूसरा जो है कि हम स्मॉल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा। ठीक हो गया। मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं एक कोऑर्डिनेशन की प्रिपरेशन देख रहे हैं ना हम इसमें, तो हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा मतलब एनाइन के बाद कैटाइन आएगा, ये हमेशा आपने याद रखना है। इन नेमिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर followed by the metal atom and then oxidation state of the metal by Roman number in the parenthesis। मतलब इसको क्या होगा कि हम पैरेंथीसिस के थ्रू भी हम रोमन नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नेम ऑफ द एनाइनिक लिगेंड्स एंड इन ऑक्सीजन, जो एनाइनिक लिगेंड्स होगा उसका एंड हम हमेशा ऑक्सीजन से स्टार्ट होगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी देख सकते हैं, फॉलोड बाय द मेटल एटम, मतलब एटम जो होती है ना मेटल एटम, उनको हम फॉलो करेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे बाय रोमन नंबर। रोमन नंबर का आपको पता ही होगा। तो आगे नेम ऑफ द कैटाइनिक, अब कैटाइनिक क्या होगा, वो लिगेंड्स एंड इन IUM, वो उसका जो एंड लिगेंड्स होगा वो IUM से स्टार्ट होगा। उसके अगर एंड पे IUM होगा तो वो होगा द प्रीफिक्सेस जैसे ड्राई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा एंड सो ऑन are used to indicate the number of each ligands. If the ligand's name include prefixes, the ligand's name should placed in parentheses। मतलब कोई भी लिगेंड्स दे दिया गया ना तो हम उसको रिप्लेस्ड भी कर सकते हैं पैरेंथीसिस के थ्रू, पैरेंथीसिस के थ्रू हम उसको रिप्लेस्ड कर सकते हैं। प्रीफिक्सेस के आपको पता है डाइट्राइट्रा जो भी सोन हो सकती है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म भी होती है। तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, और जो सेकंड है वो है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये किसकी कंपाउंड है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो सकता है कि ये टेट्राहेड्रल होता है कम्प्लेक्सेस, कैन नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो टेट्राहेड्रल होता है वो कैन नॉट एग्जिबिट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप Ma4b, Ma3b डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस तरह स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप Ma2b एंड Ma2 एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम ये देख रहे हैं कि जो मतलब स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Ma4 और Ma ये एग्जिबिट नहीं कर रहे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जबकि स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप Ma2 एग्जिबिट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को वो डिस्कस कर रहे हैं। जो MACB है, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स हैविंग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड्स विद जनरल फार्मूला, जो इसका है ना चिलेटिंग का, इसका जनरल फार्मूला है MCAB2, जो एग्जिबिट कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस है हैविंग अनसिमेट्रिकल, जो अनसिमेट्रिकल होगा सिमेट्रिकल नहीं होगा, उसका एक जनरल फार्मूला है जो एग्जिबिट कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हो सकता है, एग्जिबिट कर सकता है उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। अनसिमेट्रिकल भी होना चाहिए, मतलब अनसिमेट्रिकल जिसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी वो होगा अनसिमेट्रिकल। ठीक हो गया। आगे हम नेक्स्ट इसका देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप ऑफ MAB, Ma5b, MAB5 डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट नहीं करते। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप Ma4b2, Ma4bc कम्प्लेक्सेस एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब कुछ एग्जाम्पल ऐसी हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऑक्टाहेड्रल में उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट कर रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट नहीं कर रही है। वो आपने एग्जाम्पल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के थ्रू देख सकते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप, मतलब इसमें 4 टाइप ऑफ द टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस होगी, जैसे MABCD, ये एग्जिबिट कर सकती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ठीक हो गया। मतलब MABCD क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट करती है। आर आल्सो जनरली प्रोवाइडेड बाय द इम्पोर्टेंट पॉइंट स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो इसमें स्क्वायर प्लेनर है ना वो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो कर रहा था ना शो, जो स्क्वायर प्लेनर था, लेकिन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, शो नहीं कर रहा।
टेट्राहेड्रा कम्प्लेक्सेस विद फॉर्मूला। अब टेट्राहेड्रा का इसका फॉर्मूला क्या है, एम और ब्रैकेट में ए बी का स्क्वायर कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो एक हमें फॉर्मूला दे दिया गया है ना टेट्राहेड्रा कम्प्लेक्सेस के थ्रू, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट कर रहा है, मतलब ये उसको कर सकता है शो, एग्जिबिट आइसोमेरिज्म को कि मतलब जो एम है ना, एम हमेशा बड़ा, क्योंकि हमने कोई भी फार्मूला लिखा है तो उसमें एम आगे हम ब्रैकेट डाल देंगे, ए बी का स्क्वायर मतलब एक ब्रैकेट होल और स्क्वायर, ये क्या कर रहे हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें क्या थी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये डिफरेंट इसके कंपाउंड है, ठीक हो गया। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप्स का हो सकता है। जो फर्स्ट है वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, जो आयंस में चेंज हो सकता है। जो सेकंड है वो हाइड्रेज आइसोमेरिज्म है। थर्ड है लिंकेज आइसोमेरिज्म। 4 है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मतलब ये इसकी 4 टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। पहले हमने बात की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, उसमें टेट्राहेड्रल आइसोमेरिज्म था। अब हम कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप्स हैं, जो कि स्टीरियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हैं, तो इसकी 4 टाइप्स हो सकती हैं। कि आयोनाइजेशन क्या हो सकता है कि आयंस में चेंज कर देना। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट गिव्स डिफरेंट आयोनाइजेबल स्पीशीज, मतलब उसमें आयोनाइजेबल स्पीशीज जो होंगी वो डिफरेंट हो सकती है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट आयोनाइजेबल स्पीशीज, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और ये किस में हो सकती है, ओनली अनायनिक हो सकती है, ये अनायन में हो सकती है। अब हम इसकी अनायन में किस तरह हो सकती है, एक कैटायन होता है एक एनायन होता है, 2 टाइप होती हैं अनायनिक और कैटायनिक। ये सिर्फ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म अनायनिक हो सकती है। अब हाइड्रेज आइसोमेरिज्म क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्राइज लिंकेज में क्या होता है कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करती हैं विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन को। एसोसिएट किसको कर रहे हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम है और आयन। सेंट्रल मेटल एटम की मैंने आपको डेफिनेशन फर्स्ट पे बता दी है, आप एक बार उसको भी देख सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम आयन और होते क्या हैं वो। तो ये जो है ना हाइड्रेज से आपको हाइड्रा से ही मालूम हो रहा होगा कि ये वाटर के थ्रू होगा, आइसोमेरिज्म होता है सेम। अब आगे हम बात करेंगे थर्ड जो है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म है। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या हो सकता है, ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शो बाय एम्बिडेंटेबल लिगेंड्स, एम्बिडेंटेबल लिगेंड्स को ये शो कर सकता है। इसकी कुछ एग्जांपल है जैसे कि FeNH3 होल ब्रैकेट 5 और इसकी SCN+2, ये +2 जो है ना ये इसके चार्ज है, इसके ऊपर SCN के ऊपर एक चार्ज है, ये SCN भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म का आपको पता चल गया। आगे है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म हैविंग बोथ एनाइन एंड कैटाइन। इसमें क्या आ गया, एनाइन और कैटाइन दोनों ही प्रेजेंट हो गए। और कम्प्लेक्स एंटिटी, इसकी एंटिटी जो है ना वो कम्प्लेक्स है। कैन इंटरचेंज पोजिशन ऑफ द लिगेंड्स, जो कि क्या कर रही है, लिगेंड्स की पोजीशन को चेंज कर रही है एज वेल एज मेटल, मतलब मेटल के थ्रू। हम आइसोमेरिज्म हैविंग बोथ एनाइंस और कैटाइंस। अब कोऑर्डिनेशन को अपने देखें, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है ये। इसमें क्या होंगे, इसमें एनाइन और कैटाइन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। और कम्प्लेक्स एंटिटी, इसकी कम्प्लेक्स एंटिटी होगी और कैन इंटरचेंज की इंटरचेंज भी कर सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पोजीशन ऑफ की लिगेंड्स को। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा लेक्चर